भारतवर्ष में लोगों की आर्थिक और सामाजिक सोच में जो परिवर्तन आना शुरू हुआ वो 1990 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो बाहर से विदेशी निवेश, विदेशी आयात, ये सब शुरू हुआ। उस समय तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके जो दूरगामी जो परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। उस समय लोगों का विदेशी संस्कृति और विदेशी भाषा के प्रति बहुत ही लगाव बढ़ गया, क्योंकि वो विदेशों में जाकर अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते थे, अधिक से अधिक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता थी उसकी नींव जो है थोड़ा सा कमज़ोर हुई। उससे क्या हुआ कि जो पारिवारिक ताना बाना है वो हमारा कमज़ोर हुआ। पुत्र और पुत्री ने माँ बाप का सम्मान करना कम किया, घरों में पारिवारिक कलह शुरू हुई, डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा बढ़ गए। लोगों में जो मानव के प्रति एक संवेदनशीलता होती है वो खत्म, देश प्रेम, अनुशासन ये कम हुआ। और इन सब की वजह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए, ये सब इसकी वजह से हुआ। और इसका प्रभाव केवल व्यक्ति और समाज पर ही नहीं, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, जो शासन चलाते हैं, उन पर भी हुआ। जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई कि विदेश से लोग हमारे यहाँ पर जो हमारी भारतीय कंपनी है उनमें निवेश करें और विदेशी जो आयात है वो बढ़ा। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, मतलब माइक्रो मीडियम जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ। उनका लगभग वो बिल्कुल कोलैप्स हो गए और इससे काफ़ी सारे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू हुई। और इतना ही नहीं, जो हम भोजन करते हैं उसमें भी केमिकल्स आ गए। लोगों ने कृत्रिम खादों का उपयोग शुरू किया ताकि उपज बढ़ाई जा सके, इसलिए हमारा जो भोजन है वो भी दूषित हुआ। तो इससे केवल हमारी आर्थिक और सामाजिक ही नहीं, अपत्ति हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक जो स्वास्थ्य है पूरे समाज का वो प्रभावित हुआ। कोविड-19 के संक्रमण आने के बाद से समाज में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आना शुरू हुआ है। उसका सबसे जो पहला बिंदु है वो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो विदेशी निवेश की जो हमारी पॉलिसी है उसमें बड़ा चेंज हुआ। अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि जो भारत सरकार की हमारे भारतवर्ष की बॉर्डर से जो देश लगते हैं, 7 देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इन देशों के साथ पहले ये था कि कोई भी इन देशों का कोई भी व्यक्ति या कोई भी एंटिटी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी तो वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आपने पैसा लगाया, किसी भी कंपनी में आपने पैसा लगाया, आप उसमें पैसा लगा दीजिए, उसके शेयर खरीद दीजिए और बाद में कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दीजिए। बड़ा सिंपल तरीका था। अब सरकार ने क्या किया है कि इन 7 देश के जो भी सिटीजन्स हैं या उनकी एंटिटी हैं जिनमें उन सिटीजन्स की भागीदारी है, उनको जब भी वो निवेश करेंगे भारतवर्ष की किसी भी कंपनी में, तो पहले उनको सरकार से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर कोई सपोज कोई भी चाइना का कोई भी सिटीजन, कोई भी एंटिटी भारत में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि सपोज उस चाइनीज़ एंटिटी ने सिंगापुर में एक किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया
और उस फंड के थ्रू वो भारतवर्ष की कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों पे ही आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये देखिए, खासकर अगर आप 7 देश देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे तो पहले ही से था ये। जो अब इन्होंने जो किया है वो इस चाइना की वजह से किया है, क्योंकि बाकी देखिए अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, ये सब तो अपने फ्रेंडली, लेकिन जो चाइना है उससे सबसे ज़्यादा खतरा है। चाइना ने अब तक कम से कम $10 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका। और आप ये देखिए कि उसकी जो हमारे जो स्टार्टअप होते हैं उसमें 23 स्टार्टअप हैं जिनको यूनिकॉर्न बोलते हैं, मतलब उनका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। उसमें से 18 में चाइनीज़ निवेश है, और इसमें अलीबाबा और टेंसेंट ये प्रमुख हैं। कुछ साल पहले तक यूएस कंपनियों का निवेश ज़्यादा होता था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, अब चाइनीज़ कंपनियों का निवेश बढ़ रहा है। तो इससे क्या नुकसान है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जो हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है वो 30 से 35% तक, जो ब्लू चिप कंपनियां हमारी, उसमें कम हो गई है। तो अगर चाइना इन कंपनियों को कम रेट पे खरीद लेता है और वो मेजॉरिटी स्टेक कर लेता है, तो ये कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वो ऐसा करता तो हम आर्थिक गुलाम हो जाते उसके। आर्थिक गुलामी जो है सबसे बड़ी गुलामी है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है। हम अपने घर से एक पैर बाहर नहीं निकाल सकते थे बिना उसकी अनुमति के। तो ये जो भारत सरकार का कदम है ये बड़ा सराहनीय कदम है। और केवल भारत सरकार नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका आता है, इटली आता है, स्पेन आता है, यूके आता है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने भी इसी तरह का जो ऑटोमेटिक रूट था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ भी अगर चाइना किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेगा तो उसको वहाँ की सरकारों से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जैसे कि भारतवर्ष में एक हुआई करके कंपनी है वहाँ की, चाइना की, जो 5G के ट्रायल लेने के चक्कर में है, तो उस पर भी भारत सरकार विचार कर रही है कि उसको अनुमति ना दी जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आयात, जो वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो अब हम भारतवासियों की समझ में ये आ रहा है कि जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे ये तो बहुत खतरनाक है। हम तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। अगर उसने रॉ मटेरियल नहीं भेजा, चाइना से किसी वजह से नहीं आया, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि उसकी वजह से हमारे जो भारतवर्ष की जो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल कंपनियां हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है। तो अब हर भारतीय सोचने लगा है कि भाई हम, चूँकि हमारे जो युवा हैं, युवा वैज्ञानिक, युवा इंजीनियर जो हैं वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, वो इनोवेशन करके इस तरह का व्यापार तैयार कर सकते हैं जिसमें एक तो वो व्यवहारिक हो और उसमें लागत भी कम हो। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो PM केयर्स फंड अगर आप देखें, उसमें ज़्यादातर जो पैसा है, 90% पैसा जो हमारी इंडियन कंपनी है उन्होंने दिया है। जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने या उनकी सब्सिडरी ने कोई पैसा नहीं दिया है। तो इसलिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि लोगों की समझ में आ रहा है कि हमें स्वदेशी चीज़ों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो पुनर्जीवित हो रही है। आप देखिए जैसे अब लोग सब नमस्कार कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, और जो कुछ बहुत ही पहले एडवांस लोग थे वो गाल से गाल मिलाते थे, वो सब बंद हो गया है, अब खाली नमस्कार हो रहा है। दूसरा, जैसे लोग बाहर जाते हैं तो अब मास्क लगा रहे हैं, गमछा लगा रहे हैं, पहले भी लोग लगाते थे कि भाई बाहर की गंदगी से बचने के लिए। तीसरा, घर वापस आते हैं तो जूते चप्पल बाहर घर के उतार रहे हैं। चौथा ये है कि घर पे आने के बाद हाथ धो रहे हैं, जैसे पहले धोते थे। पहले पुराने टाइम में आदमी 4-5-6 बार हाथ धोता ही था, खाना खाने से पहले, उसके बाद में कई बार हाथ धोता। और आजकल परिवारों को अपने मिलने का समय मिल रहा है, वो आपस में संवाद उसमें हो रहा है, पॉजिटिव संवाद हो रहा है, फैमिली यूनिट एक बन रही है। फिर देखिए ये जो बीमारी है
ये 2-3 साल पहले से नहीं जाने वाली, 2-3 साल तो इसमें लगेगा ही, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि 1918 में भी जो स्पेन में इन्फ्लुएंजा का जो फ्लू आया था, पेंडेमिक, स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं H1N1 का, उसने भी 4 साल लिए थे। तो ये तो रहना है, 3-4 साल तो रहना ही है। तो लोगों को भाई ये वाली आदतें अपनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा जिसमें हाई प्रोटीन हो। जो बच्चे मैं देखता हूँ पहले दूध नहीं पीते थे, दही नहीं खाते थे, दाल नहीं खाते थे, अब वो खा रहे हैं। बाहर की चीज़ें बंद हो गई हैं, पिज्ज़ा नहीं खा रहे हैं। इसी तरह से लोग अब योगा और मेडिटेशन करने लगे हैं, क्योंकि इससे ही बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अपना जो उनका डेली रूटीन है उसको भी व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि क्यों कर रहे हैं कि उनको अपने शरीर की, भाई इसका कोई इलाज नहीं है, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाइए, तभी आप इस वायरस से लड़ सकते हैं। और ये देखिए हमारे भारतवर्ष में 65% लोग जो हैं वो 40 साल से कम है, युवा हैं। तो मेरे को लगता है कि जो हमारा एकता और भाईचारे का जो वैदिक संस्कृति है उसको वैश्विक संस्कृति के रूप में अग्रणी करेंगे पूरे विश्व में, ऐसा मेरा मानना है। और इस कोविड-19 के संक्रमण को एक अवसर मानकर हम सब लोगों को ये प्रयत्न करना है कि भारत फिर विश्व की अग्रिम पंक्ति में पहुंचे, भारत विश्व गुरु बने। धन्यवाद।